देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और मुंबई में पहली बार आना हुआ। अपने जीवन में पहली बार मुंबई आया हूँ और बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर एनएलसी का जो कार्यक्रम किया जा रहा है उससे हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। और अपने बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज मुझे 42 ईयर्स हो गए हैं राजनीति में। कॉलेज टाइम से राजनीतिक क्षेत्र में पदार्पण हुआ था। एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूं और 1980 में जब मैं कॉलेज में था उस समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूं, छात्र जीवन से। तो बहुत उतार चढ़ाव देखे उस समय में और आज के समय में रात दिन का अंतर है। आज भारत बहुत आगे पहुंचा है, उसके लिए बहुत से लोगों ने कुर्बानियां दी और आज जो नए भारत का जो निर्माण हो रहा है उसमें हम सब लोग भागीदार हैं। मैं अपने जीवन में एक समाज सेवक के रूप में आगे बढ़ा हूं और पॉलिटिकली कम और सोशली ज़्यादा लोगों से जुड़ाव रखता हूं। और एक जो आज जनमानस की जो समस्याएं हैं, एक आम व्यक्ति और एक गरीब परिवार के जो लोग हैं उनकी समस्याओं का समाधान करना मेरी प्राथमिकता रही है। जहाँ तक कोई पहुँच नहीं सकता वहाँ पहुँचने की कोशिश करता हूँ और उसमें कामयाबी भी मिलती है। बहुत कठिन काम है लेकिन उसको चैलेंज में लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ और उसका मुझे लाभ भी मिलता है। मैंने शिमला से अपनी राजनीति का सफ़र शुरू किया। 1997 में पहली बार मैं पार्षद बना नगर निगम शिमला में। उसके बाद फिर पार्षद बना। उसके बाद मेरी धर्मपत्नी पार्षद बनी। लगातार 20 साल एक पार्षद के रूप में लोगों की सेवा करी। उसके बाद मेरा पलायन हो गया शिमला से 150 किलोमीटर दूर बड़सन विधानसभा क्षेत्र, जहां से मैं चुनाव लड़ रहा हूं। विधानसभा में जाकर मैं तीसरी मर्तबा अभी चुनाव जीत कर आया हूँ। बहुत अच्छा लगता है, चैलेंजिंग लाइफ जीता हूँ और हमेशा पब्लिक के बीच में रहता हूँ, उनकी सेवा करने की कोशिश करता हूँ और जो अच्छा बन पड़ता है वो करने की कोशिश करता हूँ। सरकारी नीतियों के साथ साथ जो व्यक्तिगत मेरे प्रयास रहते हैं जनता की सेवा करने के, उनको मैं करता रहता हूँ। देखिए, अभी तो ये हमारा प्रथम दिन है और अभी देखेंगे यहाँ पर क्या कार्यक्रम है और कैसा इसकी शुरुआत रहेगी। अच्छी बात है कि पूरे भारत के एमएलएज लोग हैं और एमएलसी हैं, अन्य डिग्निटीज़ यहाँ पर आएंगी, उनको देखने का, अनुभव करने का मौका मिलेगा और नए नए विचारों से ओतप्रोत होने का मौका मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए भी अनुकरणीय है और इतना भव्य यहाँ पर अरेंजमेंट किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ आयोजकों को कि हमें किसी भी प्रकार की यहाँ पर तंगी नहीं है। अच्छा लगा यहाँ पर आकर और कुछ सीख कर यहाँ से जाएंगे। नए भारत के लिए अपना योगदान जितना हो सकेगा उतना हम भी उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो आम जनता की जो समस्याएं हैं पूरे भारत में तकरीबन एक जैसी हैं। आज 75 वर्ष हो गए हमें आज़ाद हुए, लेकिन अभी भी दूर दराज के क्षेत्रों में आज़ादी का वो सपना पूरा नहीं हो पाया जो हमारे पूर्वजों ने कभी देखा होगा। आज स्वास्थ्य को लेकर, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को लेकर युवाओं के अंदर जो एक उपेक्षा का माहौल है कि हमें रोजगार नहीं मिलता है, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं जो हमारे बच्चे और नशे की तरफ ज़्यादा रुझान उनका हो रहा है, वो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और इसमें काफ़ी प्रयत्न हम करते हैं लेकिन जो हमारा जो सिस्टम है उसमें बहुत कमियां हैं। क्योंकि बोलने को तो हम लोकतंत्र में रहते हैं लेकिन जब धरातल पर हम देखते हैं तो लोकतंत्र कहीं बिखरा हुआ सा नज़र आता है। जैसा हम सोचते हैं कि हम प्रयास करते हैं कि किसी की समस्या का समाधान करने के लिए हम कितना प्रयास करते हैं, लेकिन जब उसमें हम फेल हो जाते हैं तो अपने को दुख बहुत होता है।
क्योंकि हर जो गरीब व्यक्ति है, असहाय व्यक्ति है, वो हमसे अपेक्षा करता है कि शायद विधायक के पास जाकर हमारी समस्या का समाधान होगा। लेकिन जब हम वहाँ पहुंचकर उस समस्या का समाधान नहीं कर पाते तो हमें अंतरात्मा से दुख होता है कि इस लोकतंत्र में हम अपने जनता का वो समाधान नहीं कर पा रहे हैं जो वो चाहते हैं। तो कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो उनके अंदर सुधार करने की ज़रूरत है, खासकर जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं और जो शिक्षा के जो केंद्र हैं उनका सुदृढ़ीकरण होना बहुत ज़रूरी है। तब कहीं जाकर हम अपने नए भारत की बात कर सकते हैं। आज देखने को क्या आ रहा है कि जो अमीर है वो अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, और मध्यम वर्गीय जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा पिस रहे हैं। तो इस 3 टायर सिस्टम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है और धरातल तक जाकर आम व्यक्ति की सेवा करने की ज़रूरत है, उसकी समस्याओं का समाधान करने की ज़रूरत है। मीडिया के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। जनता को काम चाहिए और हमारे देश में जनता जो है वो नारे के ऊपर चलती है। आप उनको कोई अच्छा सा नारा दे दो, जनता उस तरफ चल पड़ती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो रिलीजियस बेस हो, चाहे वो इकोनॉमिकल बेस हो, चाहे उनको कोई मुफ्त में देने की बात हो। जब तक हम इन चीज़ों से हटकर आम जनता को समृद्ध नहीं बनाएंगे, उनको अपने पैरों में खड़ा नहीं करेंगे, तब तक हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। राजनीति में एक्सपीरियंस तो कभी ख़त्म नहीं होता है, रोज़ नए चैलेंज आपके सामने आते हैं। हर व्यक्ति जब चुनाव में जाता है या चुनाव से पहले हर व्यक्ति की सोच होती है, जो कार्यकर्ता होता है या कोई समाज सेवक होता है जो चुनाव लड़ने की हिम्मत रखता है या उसके बारे में सोचता है, तो वो यही सोचता है कि मैं आसानी से चुनाव लड़ूं और जीत जाऊं। लेकिन हमारे जो व्यवस्था है उसमें चुनाव के समय बहुत सी चुनौतियां रहती हैं, और जो लोकतंत्र में जो मैं अपने मन की बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जैसा हम कहते हैं वो हम करते नहीं हैं। जो हम बोलते हैं कि हमने स्वच्छ समाज का निर्माण करना है, लेकिन हम स्वयं स्वच्छ नहीं है तो स्वच्छ का निर्माण कैसे करेंगे। चुनाव के समय में सबसे बुरी बात जो मुझे लगती है कि एक तो अंधाधुंध खर्चा, लोगों को शराब से खरीदना, पैसे से खरीदना या किसी काइंड से खरीदना, ये हमारे चुनाव का एक हथियार बन गया है। और ना चाहते हुए भी मेरे जैसे व्यक्ति को भी उन कामों में जाना पड़ता है, क्योंकि हमने समाज को वैसा बना दिया है। हमने समाज को देने वाला नहीं, मांगने वाला बना दिया है। और डिमांडिंग जब आप समाज को बना देंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है, हमारे समाज के लिए भी अच्छी नहीं है। इसमें किसी न किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके हम नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। देखिए, मेरे पॉलिटिकल जर्नी में मैं जवाहरलाल नेहरू जी को और राजीव गांधी जी को अपना आइकॉन मानता हूँ। इंदिरा गांधी जी प्रेरणा स्रोत हैं जहाँ तक मैं देश की बात करता हूँ। और उसके बाद प्रदेश की बात करूँ तो हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री थे राजा वीरभद्र सिंह जी, मैं उनका बहुत बड़ा अनुयायी रहा हूँ। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बताए हुए मार्गदर्शन से हम आगे बढ़े हैं। तो पॉलिटिकल हीरो ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन है वो मैंने आपको बता दिया। देखिए, हमारी डेमोक्रेसी को तो दुनिया मानती है, और हमारी डेमोक्रेसी का जो डंका है पूरे विश्व में बजता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रांत हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, धर्म हैं, लेकिन उसके बावजूद जब देश की बात आती है तो हम लोकतंत्र को बचाने के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। ये हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत है। देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है, जब हम राजनीति में आ जाते हैं तो हमारा पर्सनल कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारा पर्सनल सब समाज के साथ जुड़ा हुआ है।
हमारा परिवार हमारे लोग हैं। फिर जो मेरा अपना परिवार है वो असहाय सा महसूस करता है, इग्नोर महसूस करता है, क्योंकि उनको समय देने के लिए हमारे पास समय नहीं होता है। तो हम इतना काम करते हैं लोगों के लिए कि हम उनमें खो जाते हैं। अपनी जिम्मेवारी को निभाते निभाते हम अपने परिवार को भूल जाते हैं। इसलिए जो हमारा जो परिवार है वो सारा जो मेरा विधानसभा क्षेत्र का जो हर व्यक्ति मेरे परिवार का सदस्य है। देखिए, अभी कोरोना काल की मैं बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब लॉकडाउन लगा था प्रथम 2021 में, उस समय एक ऐसा वातावरण बना पूरे देश के अंदर कि हर व्यक्ति एक दूसरे से दूर हो गया, घर परिवार के सदस्य एक दूसरे से दूर हो गए और इतना डर का माहौल पैदा हो गया कि लोग एक दूसरे से डरने लगे। पूरी तरह से सन्नाटा छा गया और उस समय हमने अपने आप को प्रूव करने के लिए बाहर निकलकर लोगों की मदद की। और उसमें क्या हुआ कि एक मेरे पड़ोस में एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की डेथ हो गई। तो उसकी धर्मपत्नी भी कोरोना पॉजिटिव थी और दो के दो लोग घर में थे। उनका जो बेटा था वो बाहर था। जैसे उसको पता लगा वो अपने घर पहुंचा, तो मेरे पड़ोस में ही रहते थे वो, तो मेरे तक जानकारी पहुंची कि आपके पड़ोस में किसी की डेथ हो गई है कोरोना से और उसको कोई हाथ नहीं लगा रहा है। तो मैं था, मेरा बेटा था, मेरा पीए था। मैंने कहा चलो हम चल के देखते हैं। फिर हम वहाँ गए उनके घर में, तो वहाँ का वातावरण देख के बहुत परेशानी लगी मुझे कि ऐसे वक्त में इनका कौन होगा। तो हमने साथ में जो एक हमारा सिविल हॉस्पिटल है वहाँ से हमने पीपी किट्स मंगवाई, स्वयं पहनी, मैंने भी, मेरे बेटे ने और मेरे पीए ने। और फिर हमने उस डेड बॉडी को वहाँ से उठाया और उसको क्रीमेट किया। 4-5 बजे का रात सायं का समय था और रात के 11 बजे तक उसको हमने क्रीमेट करके वापस घर में आए। और एक बड़ा विचित्र सा माहौल बन गया कि लोग मेरे पास आने से भी डरने लगे। जो लोग बाग आते थे कोई काम के लिए या फ़ोन करते थे, वो मुझसे दूरी बना दी लोगों ने। लेकिन मैं अपने काम से लगा रहा और मैं बाहर निकला। जो हमारे कोरोना पॉजिटिव लोग थे, किसी को दूध की ज़रूरत थी, किसी को सब्जी की ज़रूरत थी, किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत थी, किसी को किसी सामान की व्यवस्था थी, पानी की व्यवस्था थी, वो मैं निरंतर करता रहा। उसमें मेरे बेटे ने, मेरे पीए ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने, फिर जब मैंने देखा कि मैं एक्टिव हो गया तो हमारे कार्यकर्ता भी एक्टिव हो गए। फिर वो भी बाहर निकले और उस दौरान मैंने लगभग कोई 5 डेड बॉडीज़ का क्रीमेशन करवाया अपने हाथों से। तो वो मेरा जीवन का एक चैलेंजिंग पार्ट था कि सब लोगों ने मुझे कहा कि आप क्या कर रहे हो, खुद तो मर रहे हो, अपने बेटे को भी मरवाओगे, साथ लगते 4-5 लोगों को और भी मरवाओगे। तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि देखिए, मौत ने तो घर के अंदर भी आ जाना है। जब मृत्यु आएगी तो किसी को पूछ के नहीं आएगी, तो फिर मृत्यु से डर कैसा? अगर ईश्वर ने ले जाना होगा तो कर्म करके ले जाए। तो इसलिए हम बाहर निकले और हमने बहुत काम किया। एक अपने जीवन का वो सबसे बड़ा और ऐतिहासिक काम मेरे लिए वो था। देखिए, मैं युवाओं को एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि वो अपने कमिटमेंट से, अपने कर्तव्य से कभी दूर ना भागें और जो एक पारिवारिक जो संबंध होते हैं या उनके अंदर जो एक बाउंडिंग होती है, उससे बाहर निकलकर आसपास का जो आपका वातावरण है उसको शुद्ध करने के लिए बाहर निकलें और अपनी जो आपकी अंदर की जो योग्यता है उसको डिप्रेशन में ना ले जाकर, उसको चैलेंजिंग मोड में लेकर कुछ भी करने का मादा रखना चाहिए, बजाय नेगेटिव सोच के पॉजिटिव सोच से आगे बढ़ना चाहिए। और जो कमियां हमारे इलाके में है या हमारी कंट्री में है या हमारे स्टेट में है प्रांत वाइज, उनके बारे में अध्ययन करिए और उसके लिए अपनी बात रखिए और आर्गूमेंट करिए
अपने नेता से, लोकल नेता से, अपने गुरुजनों से, अपने जो आपके कॉरपोरेट हैं, जो भी हैं, उनसे आप आर्गूमेंट करिए, उनसे सवाल करिए और उनसे अपने राइट के बारे में बात करिए। राइट के साथ साथ अपने कर्तव्य को भी निभाएं, ये सबसे बड़ी बात है। केवल मात्र इसलिए सरकार को बदलना नहीं है कि सरकार अच्छी नहीं लग रही है, सरकार को इसलिए बदलना है कि आपने समाज को बदलना है। समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं, एक जो आपको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, उसके लिए लड़ाई लड़नी है और उसके लिए आपको बाध्य करना है। जो लोकतंत्र में जो चाहे सांसद हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे कॉरपोरेट हैं, उनको बाध्य करने हैं कि आप हमारी लड़ाई लड़िए, नहीं तो हम आपसे लड़ेंगे। जब तक ये भावना नहीं होगी तब तक हमारी कंट्री जो है कभी फलेगी फूलेगी नहीं। और काम करने में शर्क नहीं करना है, कैसा भी काम हो, छोटे से छोटा काम भी इंसान को छोटा नहीं बनाता है, वहीं से बड़ा बनता है। तो ये मेरा बच्चों के लिए एक संदेश है कि वो जीवन में कुछ करिए, आइडल नहीं बैठना है। ये नहीं सोचना है कि मैं MBA कर लिया, मैंने PhD कर लिया, मैंने डॉक्टरेट कर लिया, अब मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, अब मैं ये काम नहीं कर सकता, वो काम नहीं कर सकता। एजुकेशन तो एक पार्ट है लाइफ में, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो एजुकेशन करते हैं आपको उसी लाइन में आगे बढ़ना है। वो तो आपने ये देखना है कि आपका कुछ करने से कितने लोगों का भला होता है, उसके बारे में देखना है। आपने ये नहीं देखना कि मुझे 1.5 लाख की पैकेज चाहिए, मुझे 10 लाख की पैकेज चाहिए। आपने ये देखना है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो 10,000 में नहीं कमाते हैं। आपने उस लेवल से सोचना है और उसके बारे में सोचना है और ऐसे समाज के बारे में सोचना है कि एट पार मिले, किसी को भी मिले। अगर एक आदमी 5 लाख ले रहा है तो वो तो अपना भला कर रहा है या अपने परिवार का भला कर रहा है, लेकिन समाज का भला नहीं हो रहा। जो हमारी कंट्री में अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जो आगे नहीं बढ़ पाते, जो मात्र आउटसोर्स के माध्यम से 10,000 प्राप्त करते हैं या 15,000 प्राप्त करते हैं, उनके बारे में सोचने की ज़रूरत है कि वो अपने लाइफस्टाइल को कैसे जी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, जो हमारे युवा लोग हैं, इन चीज़ों के बारे में अगर सोचेंगे तो बहुत हम सुधार कर सकते हैं।